हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ साप्ताहिक समसामयिकी 21 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक का जितना भी घटनाक्रम हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। आप सभी के यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, पुलिस, बैंक, कोई भी आपका सरकारी भर्ती से संबंधित एग्जाम हो, उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी करंट अफेयर्स और उससे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही यूनिक फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। चलिए साथियों, आपके आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक हमारा है कि जापान की हाइड्रोजन फ्यूल चालित ट्रेन जिसका नाम है हाइबेरी, ये स्टार्ट की गई है। हाल ही में जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। जापान सरकार ने वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन के उपयोग की मात्रा को 20 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह जापान का कार्बन न्यूट्रल देश बनने के लक्ष्य की तरफ एक कदम है। जापान अपनी ईंधन हाइड्रोजन वाली ट्रेन का परीक्षण अगले महीने शुरू करेगा। वर्ष 2018 में जर्मनी में एल्स्टॉम एसे ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन विकसित की थी। यानी जर्मनी के बाद में जापान दूसरे नंबर पर है। हाइड्रोजन में से चलने वाली ट्रेनों में यूरोप सबसे आगे रहा है। डियोस वाहन एजी और सीमेंस एजी द्वारा विशेष ईंधन स्टेशन नई क्षेत्रीय ट्रेनें विकसित की जा रही है, जिनका परीक्षण वर्ष 2024 तक किया जाएगा। हाइबेरी ट्रेन जो जापान द्वारा विकसित की गई है, इसके बारे में फैक्ट देख लीजिएगा। 2 कारों वाली इस ट्रेन का नाम है हाइबेरी रखा गया है। इसकी कीमत है 4 बिलियन येन से 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। हिटाची और टोयोटो मोटर कारपोरेशन के सहयोग से पूर्वी जापान रेलवे द्वारा यह ट्रेन विकसित की गई है और इसकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार हाइड्रोजन ईंधन भरने पर यह 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। दिनांक 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाया गया था, जिसे चिन्हित करने के लिए यह दिवस 24 फरवरी को घोषित किया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में दिए जाने वाले योगदान का सम्मान करना है। इस दिन बोर्ड के अधिकारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। देश के औद्योगिक विकास में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने कर प्रणाली में सुधार करके कर भुगतान प्रणाली को काफी आसान बनाया है। समय के साथ विभाग ने तकनीकों का भी सहारा लिया है। इस दिवस के अवसर पर देशवासियों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के महत्व के बारे में बताया जाता है और बोर्ड की तरफ से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला हाल ही में दिनांक 18 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आईसीएमआर के प्रशिक्षित वैज्ञानिक इस मोबाइल प्रयोगशाला की मदद से नए वायरल संक्रमणों की जांच करेंगे। इस लैब की पहुंच दूर दूर तक फैले क्षेत्रों तक है। इस लैब का डिजाइन भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मुंबई के जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लेनजेट्स के साथ मिलकर तैयार किया है। एकल अभियान के लिए हर उपकरण से लैस इस प्रयोगशाला की लागत 25 करोड़ रुपए है। जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM यानी PMA भीम के नाम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन है, एडिड सर्विस है। नेक्स्ट है जी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने
देश के सभी कॉलेजों से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह मनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल मोड में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस सप्ताह के हिस्से के रूप में एक मेगा पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय और पीसीए के कार्यालय के तहत दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक के लिए यह मेला आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस सप्ताह का समापन होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों, आपको पता होगा कि आज 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो आज इसका समापन होगा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंगन क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन से। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए बैंगन क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत तैयार एक योजना है जो युवाओं की आय के स्रोत बढ़ाने में मदद करेगी। इसे डोडा और रियासी की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। डोडा और रियासी में अभी तक 500 से अधिक युवाओं ने बैंगन क्रांति का लाभ उठाया है और अपनी आय में वृद्धि की है। बैंगन क्रांति के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे दिए जाते हैं। पहले लेवेंडर की खेती कर चुके लोगों को 5 से 6 की दर से प्रति पौधा दिया गया। आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए यह क्रांति शुरू की गई है। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान IIIM, जम्मू एंड वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने इस योजना में संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है जी आपका अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG के अध्यक्ष पद पर भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को चयनित किया गया है। अध्यक्ष के रूप में राघवन अगले 2 सालों तक IRSG में सेवाएं देंगे। वह इस वर्ष की 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत रबड़ का उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह, इसके बारे में जानेंगे। IRSG है क्या? यह प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इस समूह का गठन वर्ष 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह प्राकृतिक रबड़ NR और सिंथेटिक रबड़ SR उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए विश्व स्तर पर रबड़ उद्योग के मामलों पर चर्चा करने, सरकार और उद्योग के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने का मंच है। कैमरून, कोटे डी आइवर, यूरोपीय संघ, भारत, नाइजीरिया, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के सदस्य हैं। वर्तमान में सल्वाटोर पिनिजोटो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के महासचिव हैं। ये नया क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जानकारी कर लेंगे। इसके महासचिव के बारे में मैंने बताया आपको कौन है, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं और ये किससे संबंधित है, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। हाल ही में केंद्र ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग DFS के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। मल्होत्रा की यह नियुक्ति 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी है। इससे पहले वे REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। मल्होत्रा से पहले देवाशीष पांडा इस पद पर कार्यरत थे। उन्होंने 31 जनवरी 2022 को ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। अब RBI के केंद्रीय बोर्ड के बारे में जानेंगे। तो RBI का केंद्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक का पूरा कार्य RBI का केंद्रीय बोर्ड के निर्देशकों की देखरेख में होता है, यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टरों का समूह। बोर्ड का गठन केंद्रीय सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया जाता है। सरकार द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति 4 साल के लिए होती है।
रिजर्व बैंक बैंकों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने, वित्तीय बाजारों का विकास, विनियमन, बैंकों के बैंक और सरकारी बैंकर के रूप में कार्य, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, कर्ज प्रबंधन जैसे कार्यों को आरबीआई बोर्ड की मदद से ही पूरा करता है। ये था जी आरबीआई बोर्ड क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएमएवाईजी का डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने दिनांक 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी का डैशबोर्ड लॉन्च किया। पीएमएवाईजी के हितधारकों द्वारा योजना की निगरानी और प्रबंधन के लिए इस डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा। यानी एक डैशबोर्ड बना दिया जाएगा जिसमें ये होगा कि कितनों ने इसका लाभ लिया और कितनों ने आवेदन किया, वो सब डेटा उस पर दिखाई देगा। यह योजना पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करेगा। योजना के क्रियान्वयन में यह डैशबोर्ड पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करेगा। योजना की निगरानी के लिए गांव के सरपंचों से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों तक इस डैशबोर्ड का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप समझते होंगे जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं उसका जो मेन डेटा उसके मेन पेज पर आता है वो डैशबोर्ड होता है एक तरह का। तो इस तरह का इन्होंने भी अपना डैशबोर्ड बनाया है, इस योजना से संबंधित डेटा उस पर रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी के बारे में वर्ष 2024 तक सभी को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी को अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ यह योजना 2 करोड़ से अधिक पीएमएवाईजी घरों को लक्ष्य लेकर चल रही है। वर्तमान तक घरों के आवंटित संचय लक्ष्य में से कुल 1.73 करोड़ पीएमएवाईजी घरों को पूरा किया जा चुका है। यानी 2 करोड़ का लक्ष्य है और लगभग कंप्लीट होने को है, जिसमें 1 करोड़ 73 लाख पूरे किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है जी आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया किसान मोबाइल ऐप। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च इस ऐप का नाम किसान ऐप रखा गया है। वर्तमान में यह ऐप हरिद्वार के किसानों को जानकारी उपलब्ध करा रहा है। अगले कुछ महीनों में यह ऐप पौड़ी गढ़वाल, देहरादून के साथ साथ पूरे उत्तराखंड खंड के किसानों को जानकारी प्रदान करेगा। आईआईटी रुड़की द्वारा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी और एएमएफयू रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाने वाली एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में सिखाया गया है। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह किसानों द्वारा चुने गए विशेष ब्लॉक के एडवाइजरी बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान ही प्रदर्शित करेगा। किसान अपने फीडबैक साझा कर पाएंगे। भविष्य में किसानों की जरूरत के हिसाब से इस ऐप को अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट है जी भारत एशिया एक्सप्रेस, रिलायंस जियो की नई सबसी केबल। यह है जी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को हुल हुमले मालदीव में उतारने की घोषणा की है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड एवं डिजिटल सेवा प्रदाता है। उच्च क्षमता एवं उच्च गति वाला IAX सिस्टम के द्वारा हुल हुमले को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2023 के अंत तक IAX सेवा देने के लिए तैयार हो जाएगा। यह अंडर सी केबल सिस्टम डेटा के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी समर्थन करता है। यह IAX 16,000 किलोमीटर से अधिक 100 Gbps यानी 100 GB प्रति सेकंड की गति पर 200 टेराबाइट प्रति सेकंड से अधिक क्षमता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है जी देश के बाहर भारत की पहली IIT शाखा। भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT संयुक्त अरब अमीरात में अपनी शाखा स्थापित करेगा। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की देश के बाहर पहली शाखा होगी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता CEPA दोनों
देशों के मध्य सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। इसके साथ भारत यूएई सांस्कृतिक परिषद भी स्थापित किया जाएगा ताकि सांस्कृतिक परियोजनाओं, क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को सुविधाजनक बनाया जा सके और बढ़ावा मिले। भारत यूएई के समझौते के बारे में पढ़ लो जी क्या है। हाल ही में दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के और आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के एजेंडे के साथ आयोजित एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस व यूएई सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है जी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि। तो इसके बारे में प्रश्न आ सकता है क्योंकि सरकार का जो है एक फेवरेट महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी है। भारत में प्रतिवर्ष 26 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। उनके द्वारा ही 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया था। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन एवं लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन। विनायक दामोदर सावरकर वर्ष 1937 से 1943 के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपने जीवन में पुस्तकें भी लिखी जिनमें एक जोसेफ मैजनी जीवन कथा और राजनीति थी। उन्होंने एक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया जो वर्ष 1857 की क्रांति पर रचित थी। इसके अलावा रत्नागिरी में कैद के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक हिंदुत्व हु इज हिंदू है। सावरकर के सम्मान में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ये कई सारे फैक्ट यहाँ से निकल गए, इसको सब लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी FSSAI शुरू करेगी हेल्थ स्टार रेटिंग। उपभोक्ताओं को आसान तरीके से उनकी खाद्य पैकेजिंग के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका नाम है FSSAI, यानी पैकेज्ड खाद्य पदार्थ पर हेल्थ स्टार रेटिंग प्रदर्शित करेगा। इससे उपभोक्ता यह जान पाएगा कि खाद्य पैकेजिंग पौष्टिक है या हानिकारक। यह प्रणाली उसी तरह होगी जिस तरह विद्युत उपकरणों में ऊर्जा दक्षता का आकलन करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार रेटिंग देता है। तो 1 स्टार 2 स्टार इस प्रकार से रेटिंग रहेगी। FSSAI द्वारा शुरू की गई यह रेटिंग प्रणाली खाद्य पदार्थ में वसा, चीनी एवं नमक की मात्रा का उपयोग रेटिंग निर्धारित करने के लिए करेगी। इस स्वास्थ्य रेटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कार्य प्रणाली के संबंध में IIM अहमदाबाद द्वारा एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में इस रेटिंग के प्रदर्शन में सिफारिश की गई थी क्योंकि यह ग्राहकों के लिए आसान रहेगी। यह प्रणाली देश के लोगों को भोजन के पोषण की रूपरेखा के बारे में शिक्षित करने में मदद करेगी और गैर संचारी रोगों और मोटापे के कारणों को कम करेगी। नेक्स्ट है जी मिलन क्या है? मिलन बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस वर्ष का मिलन अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण बंदरगाह चरण 25 फरवरी से 28 फरवरी तक और दूसरा चरण है समुद्री चरण 1 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। मिलन एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें भाग लेने वाले देशों के बीच सेमिनार, खेल, सामाजिक कार्यक्रम व पेशेवर अभ्यास शामिल है। इस वर्ष यह अभ्यास कॉमेडेरी कोशियन कोलैबोरेशन थीम के साथ आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा मिलन अभ्यास होगा। एक तो इसकी थीम याद रखनी है, ठीक है जी। दूसरा इसकी डेट याद रखनी है। 2 चरणों में किया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाले 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। मिलन नौसैनिक अभ्यास द्विवार्षिक अभ्यास है तो 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा 24 से 28 और फिर 1 से 4 मार्च 24 से 28 फरवरी। फिर है कि ये कहाँ पर मनाया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में। 40 देश इसमें
इनवाइट किए गए हैं। नेक्स्ट है मिलन अभ्यास के बारे में। वर्ष 1995 में यह अभ्यास शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन संस्करण सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका की नौसेना ने भाग लिया था। अभी तक इसके सारे संस्करण अंडमान और निकोबार के तहत कमान के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किए गए थे। यह पहला संस्करण है जो पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास विभिन्न विषयों के साथ आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य मित्रवत सेनाओं के साथ पेशेवर जुड़ाव के माध्यम से परिचालन क्षमताओं को बेहतर बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करना, समुद्री वातावरण में सीखने को सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है जी मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया लोकपाल ऐप। अब मनरेगा के लिए भी मनरेगा का बहुत बड़े बड़े घोटाले निकले तो उससे संबंधित इसको लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर कदम है जो जवाबदेही एवं पारदर्शिता में मदद करेगा। यह ऐप लोकपाल द्वारा शिकायतों की आसान ट्रैकिंग और समय पर निवारण की अनुमति देगा। साथ ही लोकपाल को वेबसाइट पर वार्षिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करने की अनुमति भी देगा। वर्तमान में कई जिलों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लोकपाल ऐप का उपयोग करके मनरेगा को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे। इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नियुक्त लोकपाल द्वारा शिकायतों के सुचारू वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से विकसित किया गया है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत और जापान के बीच इस वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन एक्स धर्मा गार्जियन इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च तक बेलागवी यानी बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है एक्स धर्मा गार्जियंस भारत जापान के बीच में है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट एवं जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है। इस वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2018 से किया जा रहा है। दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सैन्य अभ्यास जंगल और अर्ध शहरी शहरी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा। अब प्रश्नोत्तरी होगी जी, जो क्वेश्चन कराए गए हैं पिछले हफ्ते में या पिछले सप्ताह में या उससे पिछले सप्ताह में, तो जो पीछे आपकी क्लास में करा दिया गया है उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्यूल संचालित ट्रेन किस देश से संबंधित है? तो इस ट्रेन का नाम है हाइबेरी। तो हाइबेरी का मैं पहला ही क्वेश्चन कराया था, ये जापान से संबंधित है। जापान ने अपनी हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का परीक्षण अगले महीने से शुरू करेगा। जापान ने वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन के उपयोग की मात्रा को 20 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2018 में जर्मनी में आल्स्टम SA ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन विकसित की थी। यानी पहला जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने, दूसरा जापान ने विकसित की है। अगले महीने ट्रायल है इसका। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस जिले में किया गया? नासिक जिले में किया गया। नासिक जिले में, ठीक है जी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह कब मनाया गया? तो 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक। तो UGC द्वारा ये आग्रह किया गया कि सभी लोग, और इसी के मौके पर एक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट है, और इसका समापन कब होगा? 28 फरवरी यानी आज विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर। हाल ही में डिश टीवी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत जो भारतीय स्टार क्रिकेट खिलाड़ी है, ये डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? असम ने। छात्रों के पूर्ण विकास के लिए असम सरकार ने 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह कार्यक्रम छात्रों का मार्गदर्शन करने के साथ ही उनके कौशल को सुधारने के लिए है।
यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टाटा स्ट्राइव के सीईओ अनीता राजन से इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा ग्रुप से सहयोग की मांग भी की थी। नेक्स्ट है ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? शिल्पग्राम ये आगरा में है, उससे थोड़ी ही दूरी पर है। ताजमहल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर शिल्पग्राम की स्थापना की गई है, जिसमें हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जो हाथ से निर्मित वस्तुएं होती है छोटी छोटी, तो और वे यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है जी, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। यह दिवस विशेष रूप से गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल समूह द्वारा विश्व में लड़कियों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाए। और इसकी थीम थी आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर, ये थीम थी। इस वर्ष आयोजित किए गए खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 48वां संस्करण है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 20 फरवरी से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में किया गया है और इसकी शुरुआत जो है 1975 में मंदिर परिसर से ही हुई थी। हाल ही में किस भारतीय युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर है। उन्हें वर्ष 2021 के लिए एफाइन बीजीय गणित ज्यामितीय और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह सम्मान मिला है। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता कोलकाता से। हाल ही में कर्नाटक की किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह इकलौती राष्ट्रीय परियोजना है कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना। कर्नाटक की पहली परियोजना है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। इस दर्जे से मध्य कर्नाटक की सिंचाई परिदृश्य को बदलने में मदद मिलेगी। इसके तहत राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और कौन कौन से जिले हैं? चित्रदुर्ग है, चिकमंगलुरु है, दावणगेरे और तुमकुरु, ये सूखाग्रस्त जिले हैं। इनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। लगभग जो है 2,25,515 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आगामी खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश के साथ मेरी पॉलिसी मेरा हाथ की घोषणा की है। यह डोर स्टेप अभियान सभी किसानों को उनके भूमि रिकॉर्ड पॉलिसी PMFBY के दावे और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए शुरू किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षति की भरपाई हेतु किसान की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2016 से यह योजना चलाई जा रही है, यानी फरवरी 2016 में लॉन्च की गई थी और इसी को अपग्रेड किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया है? तो शस्त्र ऐप लॉन्च किया नई दिल्ली। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया है। यह नागरिकों के लिए तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा, यानी ये एक तरह का सिटीजन सर्विसेज की तरह लोगों को हेल्प करेगा। हाल ही में किस भारतीय सरकारी निगम ने पूरे देश में 1000 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? तो IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो वह भारत सरकार निगम ने 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला EV चार्जर स्टेशन स्थापित किया था और 1000 EV चार्जिंग स्टेशन IOC के माध्यम से लगाएगा। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है जी। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किस मंत्रालय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जारी की है। इस नीति के तहत भारत का लक्ष्य अगले 3 वर्षों तक वैश्विक निर्माण में हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% करनी है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है।
इस दिवस का उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। दिनांक 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी। पहली बार विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में मनाया गया। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। दिनांक 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस मनाने को मंजूरी दी थी और 2007 में मंजूरी मिली, लेकिन पहली बार मनाया गया कब? 20 फरवरी 2009 को। और 20 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस और यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। और इसकी थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये थीम थी इस वर्ष। यानी इस दिवस का उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी, परित्याग की समस्या का सामना करना है। नेक्स्ट है जी, हाल ही में किस देश ने एशिया की सबसे बड़ी बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है? भारत ने किया है। हाल ही में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इसकी कुल क्षमता 550 मीट्रिक टन है और 96% शुद्ध मेथेन गैस के साथ सीएनजी का उत्पादन करेगा। हर साल लगभग 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तीसरे साल मनाया जाता है, ये समझ लीजिए। 2020 में मनाया गया था लखनऊ में, अब कहाँ? गांधीनगर में। देश के घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिनांक 10 मार्च से 13 मार्च तक, ध्यान रखनी डेट भी है, 10 मार्च से 13 मार्च तक 2022 तक ये डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। और 1996 है इसका आयोजन किया जा रहा है। अब तक का इस वर्ष का जो इवेंट होगा वो अब तक का सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 900 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। और इसकी थीम होगी सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और एक्सपो के लिए मुख्य संदेश होगा, इसका मोटो पार्ट 2 प्राइड। नेक्स्ट है जी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी सत्र 2023 के मेजबान के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? तो इस आईओसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुंबई, तो मुंबई का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सत्र 2023 की मेजबानी मुंबई भारत करेगा। वर्ष 1983 के बाद भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित आईओसी बैठक की मेजबानी करेगा। और साथियों, ये थी आज की आपकी साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो जितने भी क्वेश्चन आपके बने सबको आप नोट कर लेंगे और बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। पूरे के पूरे यूनिक टॉपिक आपके कंप्लीट कराए गए हैं। और आपकी साप्ताहिक समसामयिक 21 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक की थी। किसी भी एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, पुलिस, बैंक या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए जो करंट के आपके फैक्ट्स होते हैं, जो इससे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट होते हैं, वे बहुत ज़रूरी होते हैं। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और जिस किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट के में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर छोड़ देगा, उसको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी।